We can start. नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस लाइव वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा और इसे प्रायोजित कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। तो हम कई दिनों से आपसे नवाचार डिस्कस कर रहे हैं ZIIEI प्रोग्राम के अंतर्गत और मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में काफी हद तक जानकारी पता चल चुकी होगी, जिसके तहत देश भर के कई शिक्षकों को हमने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। आप भी उन शिक्षकों में से एक बन सकते हैं। अपने नवाचार, अपने इनोवेटिव आइडियाज हम तक भेज सकते हैं और ऐसे शिक्षकों को जिनके आइडियाज हमारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, हमारे कंडीशंस पे, हमारी शर्तों पे खरा उतरते हैं, उन शिक्षकों को हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करते हैं और उनके दिए हुए नवाचारों को एक नवाचार पुस्तिका के रूप में हम ढालते हैं और उस नवाचार पुस्तिका को हम देश भर में प्रसारित करने का कार्य करते हैं। तो हम नवाचारों की इन प्रक्रिया में, इन कड़ी में आज किसी एक नई केस स्टडी के अंतर्गत किन्हीं और नवाचारों की बात कर रहे होंगे। वो नवाचार कौन से हैं, वो केस स्टडी कौन सी है, मैं उसकी जानकारी आपको दूं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नवाचार में जो भी बता रहा हूँ, आप उनको चाहे तो उनके बुलेट पॉइंट्स के, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आती है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस नवाचार या केस स्टडी जो मैं बता रहा हूँ उससे संबंधित या ZIIEI एज अ प्रोग्राम से संबंधित, कि आप किस तरीके से अपने आइडियाज हम तक भेज सकते हैं, किस तरीके से आप रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पा सकते हैं, किस तरीके से आपके आइडियाज हम तक पहुंच सकते हैं और आपको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किस प्रकार से किया जा सकता है, या इससे संबंधित, इस प्रोग्राम से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप निसंकोच मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक आपसे जुड़े, आपके नवाचार को सुने, तो एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है जहां आप अपने विचार हम तक और हमारे माध्यम से, इस लाइव वेबिनार के माध्यम से पूरे देश के शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप कहीं भी बैठे हो, अपने घर पे हो, अपने स्कूल पे हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, आप वहां से डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं, या तो फेसबुक में कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर आप जूम पे सीधे जुड़ करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस हमें साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मुझे हार्दिक खुशी होगी, बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का जवाब दे करके, या फिर आपके सुझाव, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभवों को सुन करके। तो आइए नवाचारों की इस कड़ी में आज हम एक दूसरे केस स्टडी के बारे में बात कर रहे होंगे जिसका नाम है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य की इस केस स्टडी के अंतर्गत आज हम 3 नवाचार आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। वो नवाचार कौन कौन से हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं मानवीय मूल्य की। तो मानवीय मूल्य की हम बात करें उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि मूल्य क्या है और मूल्य और कीमत में क्या अंतर है। आई एम श्योर आपने ये दोनों शब्द मूल्य और कीमत सुने होंगे। क्या अंतर है मूल्य और कीमत में? तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कीमत और मूल्य में क्या अंतर है। और मुझे बताइएगा कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कीमत किसी भी सेवा के बदले में या किसी भी वस्तु के बदले में जो मौद्रिक आय हम देते हैं या जो पैसे का हम भुगतान करते हैं, मुद्रा का हम भुगतान करते हैं, वो उसकी कीमत है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिनरल वाटर की 1 लीटर की बॉटल, फॉर एग्जाम्पल बिस्लेरी या किनले की बात करें तो कितने रुपए की आती है? आप सब कहेंगे 1 लीटर 20 रुपए की आती है। तो ये 20 रुपए उसकी क्या हुई? कीमत। अब मूल्य क्या होता है? मूल्य क्या होता है आइए इसको समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार क्या हुआ, हमारे जैसा इस समय तो ट्रेनिंग हम ऑनलाइन या वेबिनार के माध्यम से ही दे रहे हैं, अदरवाइज हमने पूरे देश के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है। तो हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी राजस्थान जैसलमेर में, तो जैसलमेर में हमारे एक ट्रेनर थे। पूरा रेतीला एरिया,
रविवार का दिन था, ट्रेनिंग उस दिन थी नहीं क्योंकि सभी शिक्षकों की छुट्टी होती, शिक्षकों की छुट्टी तो हमारे ट्रेनर्स की छुट्टी। तो उस दिन हमारे ट्रेनर ने सोचा कि क्यों ना, जब मैं राजस्थान आया हूं तो यहाँ के जो रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में घूम के जाऊं। और इस कारण से उन्होंने योजना बनाई, होटल के जो व्यक्ति थे होटल स्टाफ से संपर्क किया और होटल स्टाफ ने बोला कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कल आपके लिए अरेंज कर देंगे हम, रविवार के दिन ऊंट वाला आपको लेने आ जाएगा, आप उसके साथ रेगिस्तान भ्रमण पर जा सकता है। हमारा ट्रेनर, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बहुत खुश होगा तो वो भी खुश था। रास्ते में क्या हुआ कि ट्रेनर सुबह अगले दिन जब उठा, सेम टाइम पे और सही टाइम पे ऊंट वाला आ गया और ऊंट वाले के साथ बैठ करके दोनों निकल गए। जब तक रोड थी तो ऊंट वाला भी ऊंट के साथ या ऊंट के ऊपर बैठा हुआ था, दोनों लोग ऊंट के ऊपर बैठे हुए थे, हमारे ट्रेनर और ऊंट वाला। लेकिन जब रेत आई तो ऊंट वाला जो व्यक्ति था वो ऊंट से उतर गया, लगाम उसने हाथ में पकड़ ली और ऊंट के बगल से आगे आगे चलता गया। अब क्योंकि ट्रेनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बोलने की आदत होती है, बिना बोले ट्रेनर को चैन नहीं मिलता। सेम चीज हमारे ट्रेनर के साथ भी हुई, कुछ देर तक वो शांत रहे, लेकिन अब ट्रेनर है, बोलने की आदत है, तो उन्होंने ऊंट वाले से बातचीत करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया, उनसे बात की, तो कुछ बात हमारे ट्रेनर के मुंह से शायद ऐसी निकल गई राजस्थान की प्रतिष्ठा के प्रति या कुछ भी, जो बात उस ऊंट वाले को नागवार गुजरी। ऊंट वाले ने जोक जोक इस तरह से ऊंट की लगाम को किया, आवाज दी और ऊंट अपने आप बैठ गया। ऊंट वाले ने फिर जोक जोक बोला, एक इशारा किया और ऊंट लेट गया। जब ऊंट लेट गया, ऊंट ने करवट ली तो ऊंट जमीन पे और हमारा ट्रेनर, जी हाँ बिल्कुल, वो भी जमीन पे। ऊंट वाले ने तुरंत फुर्ती से ऊंट को खींचा, ऊंट उठा, ऊंट वाला उसके ऊपर बैठा और ऊंट दौड़ाता हुआ ऊंट वाला निकल गया। अब आप कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम, सिर पे सूरज और नीचे से रेत आग की तरह तपती हुई, एकदम गर्म। हमारे ट्रेनर की हालत खराब। और अक्सर होता क्या है कि जब आप, मैं या कोई भी, हम सब किसी अनजान जगह पे या नई जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले कुछ लैंडमार्क या चिन्ह बनाते हुए जाते हैं कि यहाँ पे ये दुकान है, ये बोर्ड टंगा है, जिससे हमें लौटने में दिक्कत ना हो। लेकिन रेगिस्तान में हमारा ट्रेनर क्या कोई लैंडमार्क बनाता है, क्योंकि चारों तरफ तो सिर्फ रेत ही रेत थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर रेत की जो पहाड़ियां हैं उनको शायद लैंडमार्क के तौर पे बनाया जा सकता था, लेकिन एक खासियत बता दूं रेत की पहाड़ियों की, रेत की टीलियों की, कि जैसे ही हवा चलती है ये रेत के टीले, ये रेत के पहाड़ अभी यहाँ है, हवा चली और हवा उड़ा करके इन्हें कहीं और ले जाती है और फिर कहीं और ये रेत के टीले बन जाते हैं। तो ऐसी जगह पे कोई चिन्ह या कोई लैंडमार्क भी नहीं बनाया जा सकता। हमारा ट्रेनर 100 मीटर आगे जाता, उसके बाद फिर लगता गलत रास्ते में, 100 मीटर फिर पीछे आ जाता, फिर दाएं फिर बाएं, ऐसे करते हुए हमारा ट्रेनर काफी परेशान हो। थोड़ी देर में हमारे ट्रेनर को क्या दिखता है कि एक व्यक्ति हाथ में एक पानी की, मिनरल वाटर की बोतल लिए हुए लहराते हुए आ रहा है। ट्रेनर ने जैसे उसे देखा, ट्रेनर की सांस में सांस आई। अब ट्रेनर की सांस में सांस आई, ट्रेनर भागता हुआ उसके पास गया और वो व्यक्ति भी ट्रेनर की तरफ ही आ रहा था। ट्रेनर को लगा कि जान बची तो लाखों पाए, चलो कोई तो मिल गया जो मुझे रास्ता दिखा सकता है, और सबसे बड़ी बात, प्यास से मेरी हालत खराब हो रही है, बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का कि इसके हाथ में पानी की बोतल है। हमारा ट्रेनर भागता हुआ उसके पास गया, उसने कहा भाई साहब मुझे पानी देंगे क्या आप? उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल पानी दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी मूल्य या इसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। ट्रेनर ने कहा ठीक है भाई साहब, इसके 20 रुपए होंगे ना, आप मेरे से 100 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप पानी दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि इसका मूल्य 100 रुपए नहीं है, इसका मूल्य है तुम्हारे जेब में जितने भी रुपए पड़े हुए हैं वो सारे के सारे तुम्हें मुझे
देने होंगे। अब आप मुझे बताइए, ट्रेनर इस स्थिति में जब प्यास से उसका गला सूख रहा है तो पानी देगा नहीं देगा? बिल्कुल वो पानी देगा, और उसने किया भी। ट्रेनर पैसा देगा नहीं देगा? बिल्कुल ट्रेनर पैसा देगा, और ट्रेनर ने किया भी यही। उसके जेब में जो भी पैसे थे उसने निकाल करके सारे उस व्यक्ति को दे दिए। कहा भाई साहब आप तो मुझे पानी दे दो। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, अभी इसकी मूल्य अदा, संपूर्ण मूल्य अदा नहीं हुआ है। इसका मूल्य तो तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें घड़ी भी मुझे देनी पड़ेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस 1 लीटर बोतल के लिए हमारा ट्रेनर घड़ी देगा अपनी या नहीं देगा? या दी होगी उसने या नहीं दी होगी? बेशक हमारे ट्रेनर ने अपनी घड़ी उतार के भी दे दी। अब ट्रेनर ने कहा कि भाई साहब घड़ी भी दे दी, अब तो पानी दे दो मुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम्हारे शर्ट और पैंट भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक काम करो अपना शर्ट और अपना पैंट भी तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मैं तुमसे मजबूत हूँ, थक के तुम्हारी हालत खराब है। लड़ना हो तो लड़ लो, लड़ाई में तो तुम मुझसे जीत नहीं पाओ। अगर पानी चाहिए तो तुम्हें शर्ट और पैंट तो देने ही पड़ेंगे। आप सभी लोग जो मुझसे वेबिनार पे जुड़े हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ट्रेनर ने अपने शर्ट पैंट दिए होंगे या नहीं दिए होंगे? बिल्कुल ट्रेनर ने अपने शर्ट पैंट दोनों ही। उस व्यक्ति ने उसे पानी दिया, हमारे ट्रेनर ने एक साथ में या एक सांस में पूरी 1 लीटर बॉटल खत्म कर दी, पूरा पानी खत्म कर दिया। और उस व्यक्ति ने फिर हमारे ट्रेनर को होटल तक जाने का रास्ता भी बताया। हमारा ट्रेनर जैसे तैसे उस होटल पे उसी स्थिति में पहुंचा। ये व्यक्ति शायद ऊंट वाले के द्वारा ही भेजा गया व्यक्ति था, जो एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि इससे हमारे ट्रेनर की या इस व्यक्ति की जान ना जाए। तो क्या उस बिस्लेरी की बोतल की कीमत उसके जेब में सारे पैसे, उसकी घड़ी और उसके शर्ट पैंट थे? नहीं, वो था उसका मूल्य। कीमत में जब उपयोगिता जुड़ जाती है तो वो कहलाता है मूल्य। आई रिपीट, जब कीमत में उपयोगिता जुड़ जाती है तो वो कहलाता है मूल्य। तो उम्मीद करता हूं कि अब हमें कीमत और मूल्य में अंतर पता चल गया होगा। जब किसी भी वस्तु की कीमत में उसकी उपयोगिता जुड़ जाए तो वो कहलाता है मूल्य। और जब किसी वस्तु या किसी सेवा के बदले हम कोई मुद्रा का भुगतान करते हैं तो वो कहलाती है उसकी कीमत। आइए हमने बात कर ली मूल्य और कीमत की कीमत क्या होती है और मूल्य क्या होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए समझते हैं। मूल्य तो हमने समझ लिया, अब मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य। क्या अंतर होता है सामाजिक मूल्य में, मानवीय मूल्य में और नैतिक मूल्य में? आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सामाजिक मूल्य क्या होता है? सामाजिक मूल्य वो मूल्य हैं जिनको हम सब करते हैं और उनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान होता है। आई रिपीट, सामाजिक मूल्य वो मूल्य है जिनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान होता है। ये किसी समाज, किसी प्रदेश या देश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो फिर से रिपीट करूं तो सामाजिक मूल्य वो मूल्य है जो किसी समाज, प्रदेश या देश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा, है ना, जुर्माना लगेगा। सिमिलरली चोरी करेंगे, किसी का कत्ल करेंगे, डाका डालेंगे, तो इन सब में दंड का प्रावधान है। ये क्यों बनाए जाते हैं? ये किसी भी समाज, प्रदेश और देश को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं और इनमें दंड का प्रावधान होता है। ये है सामाजिक मूल्य। तो फिर नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य वो मूल्य है जो हम स्वयं की संतुष्टि के लिए करते हैं और इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं। उदाहरण के तौर पे आप
जब में से कई लोग सुबह उठते होंगे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते होंगे। क्यों करते हैं? ये अगर आप चरण स्पर्श नहीं करेंगे तब भी आपके माता पिता आपको दंड नहीं देंगे कि तुमने मेरे चरण स्पर्श नहीं किए तो तुम दंड के अधिकारी। हम क्यों करते हैं उनके चरण स्पर्श? इसलिए कि हमें जब आप उनके चरण छूते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। किसी को वही आत्मसंतुष्टि गले लग के मिलती है, कोई नमस्कार करके वही संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो हम आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं और उसको ना करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं। और मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य वो मूल्य है जो हमारे अंदर, हम सबके अंदर जन्म से ही विद्यमान है, लेकिन परिस्थिति अनुसार इनमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी होती रहती है। मतलब ये घटते और बढ़ते रहते, जैसे प्रेम, करुणा, दया, गुस्सा, ये सब मानवीय मूल्य हैं जो हर व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होते हैं, लेकिन परिस्थिति अनुसार, देश काल समाज के अनुसार इनमें कम या ज्यादा की, मतलब बढ़ोतरी या घटोतरी होती रहती है। आइए, हमने बात कर ली कि कीमत और मूल्य में क्या अंतर है। हमने बात कर ली कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य में क्या अंतर है। अब बढ़ते हैं हम अपनी केस स्टडी की तरफ जिसका नाम है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य, टीचर ने कहा कि सर शिक्षा का क्या महत्व होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि शिक्षा का सिर्फ यही महत्व होता है कि बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करने लग जाएं, क्या शिक्षा का यही महत्व है? नहीं, शिक्षा का बिल्कुल भी ये महत्व नहीं है। अगर हम सिर्फ ये मानते हैं कि शिक्षा का महत्व ये है कि बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करने लग जाए, तो हम शायद उस आइसबर्ग की सिर्फ टिप को छू रहे हैं और हम शिक्षा के असली महत्व को, संपूर्ण महत्व को नहीं समझ पाए। शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी तो करे ही करे, साथ ही साथ उसमें लोगों के प्रति मदद की भावना, प्रेम की भावना, सामंजस्य की भावना, इंसानियत, समानुभूति, समादर, आदर, ये सारे संभाव भी है, ये सारे भाव भी होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के अंदर ये सारे, किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे भाव है, तभी उसकी शिक्षा संपूर्ण कही जा सकती है। और शिक्षक होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम सिर्फ बच्चों को एजुकेशन पे ही नहीं, बल्कि ये सारे जो आयाम हैं इन पे भी ध्यान दे, जिससे बच्चा आगे चलकर एक बेहतर नागरिक के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक और एक बेहतर सामाजिक प्राणी बन सके। और इसी के कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल करें, इनोवेटिव आइडियाज इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम बच्चों के अंदर इन मानवीय मूल्यों की बढ़ोतरी कर सकें। और इसी कड़ी में जो पहला नवाचार है उसका नाम है नेकी की सांप सीढ़ी। क्या है नेकी की सांप सीढ़ी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सांप सीढ़ी का खेल तो हम सब जानते हैं, हम सब ने बहुत खेला, या हम सब अभी भी खेलते हैं। नेकी की सांप सीढ़ी में क्या होता है कि इस सांप सीढ़ी के खेल को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए शिक्षक ने इसे नेकी की सांप सीढ़ी का नाम दिया। मतलब जहां पे सांप है वहां पे टीचर ने गलत हैबिट के बारे में लिख दिया, जिससे बच्चों को गलत हैबिटों के बारे में पता चले कि कौन कौन सी चीजें गलत है। और जहां पे सीढ़ी है वहां पे उन्होंने अच्छी आदतों के बारे में लिख दिया। जैसे बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल डाइस खेली, अब बच्चों ने खेला, इसका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है कि जमीन पर टीचर बॉक्स बना देते हैं और उनमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी होती है। अब बच्चा उस पर खड़ा होता है टोकन की जगह, वो पासा फेंकता है, जो पासा आया बच्चे को उसके आगे मूव करना होता है। अब चाहे तो ये 2-2 की टीम पे ही बच्चे खेल सकते हैं, तो बच्चे अपने अपनी चांस चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने पासा फेंका और आया 4, तो 4 पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है मित्रवत व्यवहार, तो बच्चे को टीचर मित्रवत व्यवहार के बारे में बताते हैं। सिमिलरली अगर सीढ़ी है कहीं पे और वहां पे लिखा है समानुभूति के बारे में भी बताते हैं, या फिर चोरी ना करना के बारे में बताते हैं, या फिर किसी में गलत लिखा हुआ है सांप का मुंह है वहां पे क्रोध के बारे में लिखा है, तो टीचर बच्चों को बताते हैं कि हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए या क्रोध करने के कौन कौन से नुकसान। तो इस तरीके से बहुत सारे गुणों के बारे में बच्चों को पता चल जाता है।
और बच्चे जब शिक्षक के मुंह से सुनते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी भाव आता है कि वो बेहतर काम करें, क्योंकि बेहतर काम करने से फायदे हैं, बेहतर काम करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जहां पे भी गलत हैबिट दी हुई होती है वहां पे सांप का मुंह होता है, और हम सब जानते हैं कि सांप सीढ़ी के खेल में जब सांप काटता है तो हम नीचे गिरते हैं, या सांप की पूंछ जहां पे होती है वहां पे हमारी गोटी आ जाती है। इस तरीके से टीचर ने इस बहुत आसान से खेल के माध्यम से बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में बताया। अगला नवाचार है नाना नानी और दादा दादी दिवस। क्या होता है नाना नानी और दादी दिवस? हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है, वो अनुभवों का भंडार है। उन्होंने कई वर्षों का अनुभव अपने अंदर समेट रखा। कई बार होता क्या है कि धीरे धीरे उनका महत्व कम होने लगता है और उन्हें किनारे कर दिया जाता है, साइड लाइन कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि उनके अंदर असीम ज्ञान का भंडार है, बहुत सारे अनुभव समेटे हुए हैं। साथ ही साथ टीचर ने कहा कि सर हम चाहते हैं कि समाज और समुदाय आपस में जुड़े, विद्यालय और समुदाय आपस में जुड़े। जो नाना नानी दादा दादी लोग हैं जो अनुभव अपने अंदर समेटे हुए, इनका अनुभव इन बच्चों को प्राप्त हो और बच्चे भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। इसी कारण से उन्होंने एक नवाचार दिया जिसका नाम रखा नाना नानी दादा दादी दिवस। इसके अंतर्गत रोल नंबर वाइज बच्चों के नाना नानी या दादा दादी जिनके साथ वो रहते हैं उनको विद्यालय बुलाया जाता है। किस तरीके से बुलाया जाता है? बच्चों की डायरी में या तो लिख करके बुलावा भेजा जाता है और साथ ही साथ बच्चों से कार्ड बनवाए जाते हैं आमंत्रण पत्र के तौर पे कि वो अपने दादा दादी या नाना नानी को, अब दादा दादी या नाना नानी उस आमंत्रण पत्र को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जब वो विद्यालय जाते हैं तो बच्चों द्वारा ही निर्मित पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत किया जाता है। बच्चे उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, नमस्ते करते हैं, तो बच्चों के अंदर संस्कार की भावना आती है। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को अपने अनुभव और कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां जिनसे कोई ना कोई सीख मिलती हो, कोई ना कोई मोरल मिलता हो और बच्चों के लिए वो लाभप्रद हो, ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। इसके तहत जब बच्चे देखते हैं कि किस तरीके से उनके दादा दादी नाना नानी का सम्मान किया जा रहा है विद्यालय में, तो उनके अंदर भी अपने दादा दादी या नाना नानी या बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। इससे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका भी विद्यालय के प्रति लगाव, विद्यालय के प्रति प्रेम बढ़ता है और इससे समुदाय और विद्यालय साथ मिलकर काम करते हैं और सामंजस्य की भावना भी। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे नवाचार की तरफ जिसका नाम है घर एक सीखने का मैदान। बच्चा स्वाभाविक सी बात है विद्यालय में अपने 5 से 6 घंटे व्यतीत करता है, लेकिन उसका ज्यादातर समय उसके घर में व्यतीत होता है। अगर एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि बच्चों को घर में भी सीखने को मिले, वो अपने अभिभावकों से सीखे, बड़े भाई बहनों दादा दादी इन लोगों से कुछ सीखे या समाज से कुछ सीखे, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि किस तरीके से समुदाय को या अभिभावकों को इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों को सिखाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि सर हमने सोचा कि एक थ्योरी है, एक साइकोलॉजिस्ट है पार्मेक, तो परमैक उनका एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को उसके ज्यादा इंटरेस्ट के काम को आप कराएंगे तो उसके साथ साथ आप कम इंटरेस्ट वाला काम भी उससे करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है तुम क्रिकेट खेलोगे, लेकिन तब खेलने को मिलेगा जब तुम होमवर्क अपना कंप्लीट करोगे। तो उस क्रिकेट खेलना क्योंकि उसको बहुत पसंद है तो उस क्रिकेट खेलने के लिए बच्चा अपना होमवर्क भी। टीचर ने कहा कि हम बच्चों को कुछ ऐसे ही कहानियों के टॉपिक दे देते हैं कि इस पे आपको लिख करके लाना है। जैसे मित्रता पे हमने लिख दिया, बच्चों को बोल दिया कि कल आप सबको, ये 2 दिन का टाइम है, आप सबको मित्रता के ऊपर एक निबंध लिख करके या कोई कहानी लिख करके आनी है, और उसके लिए आप मदद ले सकते हैं अपने समुदाय की, अपने परिवार की, अपने मम्मी पापा की, अपने बड़े भाई बहन की, किसी की भी, और उनसे आप पूछिए, उनसे कहानी सुनिए और उस कहानी को आपको लिख करके लाना है। अब जब बच्चा घर जाता है अपने मम्मी पापा से पूछता है, उनके साथ बैठता है, उसे कहानी सुनाते हैं, तो बच्चे को नई नई कहानी पता चलती है, बच्चे को मूल्यों के बारे में पता चलता है, और वही कहानी जब बच्चा आकर के शिक्षक को सुनाता है तो बहुत सारे बच्चों को
प्रेजेंटेशन स्किल या प्रस्तुतिकरण की जो स्किल है उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसका भी विकास होता है। और कई सारी कहानियां, कई सारे निबंध, कई सारी स्टोरीज बच्चे साथ ही साथ सीखते चले जाते हैं। अब जो रेसिपिएंट है, जो ग्रहण करता है विद्यार्थी, और जो देने वाला है उसके अभिभावक, इन दोनों के बीच में भी एक अच्छा सामंजस्य बैठता है। शिक्षकों के साथ कई बार क्या होता है कि जो अभिभावक है वो कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जब शिक्षक इस तरीके से टॉपिक बच्चों को देते हैं और शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को जब ये टॉपिक मिलता है, वो बच्चे की मदद करते हैं, तो उनको भी एहसास होता है कि हाँ, बच्चे के विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। और साथ ही साथ ऐसे अभिभावक धीरे धीरे, जो पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे बच्चे की पढ़ाई में, अब बच्चे की इंटरेस्ट पढ़ाई में या बच्चे की शिक्षा में भी रुचि लेने लग सकते। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ इन नवाचारों से कि हम बच्चों को एक बेहतर नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जो सिर्फ पढ़ाई या नौकरी के पीछे ही नहीं भाग रहा हो, बल्कि जिसका सर्वांगीण विकास हो रखा हो, जो समाज के बारे में सोचता हो, देश के बारे में सोचता हो, देश की अखंडता संप्रभुता के बारे में सोचता हो, अपने समाज को बरकरार रखने के बारे में सोचता हो, अपनी संस्कृति का सम्मान करता हो, जिन जड़ों से वो जुड़ा हुआ उनकी सम्मान करता हो, और उसमें मदद की भावना हो, जागृत हो, और वो किसी के साथ गलत ना करे। हम सब अपना काम बेहतर रूप से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस समाज की हम सब परिकल्पना करते आ रहे हैं, या हमारे पूर्वज जिस समाज की, आइडल समाज की कल्पना करते हैं, वो निश्चित तौर पे हो सकता है। ये थे आज के 3 नवाचार जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रश्न हो इस प्रोग्राम के अंतर्गत या इन नवाचारों के अंतर्गत, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुन रहा हूँ। अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो आप मुझे जूम पे भी अपने अनुभव बता सकते हैं, या क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुभव देश भर के शिक्षक सुने और आपके एक्सपीरियंसेस साझा हो दूसरे लोगों के साथ, तो आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ इस वेबिनार पे लाइव शेयर कर सकते हैं जूम के माध्यम से, जहां देश भर के शिक्षक आपको सुन सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, आपके कोई अनुभव है तो आप मुझसे साझा कीजिए। अब मुझे इस लाइव वेबिनार पे सुनने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत करने के लिए, और इस नवाचार के आदान प्रदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर आज हमने मिल करके एक दूसरे से शेयर किया होगा। और जब आप विद्यालय जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम या आप इन नवाचारों में से वो कोई भी नवाचार जो आपको पसंद हो, कम से कम 1 या 2 नवाचार तो अपने विद्यालय में अवश्य रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। इससे विद्यार्थियों के बेहतरी के लिए एक और कदम आप उठा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। सोमवार को 11 बजे हमारी मुलाकात होगी। साथ ही साथ इसका आप इंग्लिश में टेलीकास्ट देख सकते हैं दोपहर 2 बजे। और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नवाचार, एक नई केस स्टडी के साथ, और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे इस नवाचार के आदान प्रदान की प्रक्रिया में। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।